स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो देख रहे हो यहाँ पे मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। और ऑसिलेशन का ये जो क्वेश्चन है इसका पहला आप देख रहे हो, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के आर कनेक्टेड इन ए सीरीज एन पैरेलल। तो फर्स्ट वाला जो है ये सीरीज में है और सेकंड वाला ये जो है ये आपका पैरेलल में है। सोन इन ए फिगर ए A mass m is suspended from them, दोनों से m मास सस्पेंडेड किया हुआ है। तो आपको देखना है यहाँ पे, चूंकि स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए हर हाल में k ली गई है, तो आपको बताना है कि इस दोनों के लिए जो रेशियो होगी, रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वर्टिकल ऑक्सीलेशंस, चूंकि हैंग किया हुआ है तो वर्टिकल है, वर्टिकल ऑक्सीलेशंस के लिए जो रेशियो होगी फ्रीक्वेंसीज की वो आपको यहाँ पे हमें बतानी है। आंसर इसका 1:2 ही है। और जो आपने किया है वो एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला इसका पता था। आपने फॉर्मूला लगाया T = 2 पाई √m/k, ये फार्मूला। और यहीं पे मैं फ्रीक्वेंसी के लिए अगर बात कर लूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को n से लिख लूँ यहाँ पे, तो n = 1/2 पाई √k/m हो जाएगा। ठीक है। अब केस फर्स्ट, ये पहला केस है, केस फर्स्ट अगर इसको बोले, ये फर्स्ट केस है। केस फर्स्ट में आपने देखा जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे आपने बोला कि स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना जरूरी होगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है सीरीज के लिए, तो ये हो जाएगा 1/k + 1/k। तो दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू 2/k, और 2/k तो इक्विवेलेंट सीरीज के लिए KS = मैं लिखूं सीरीज के लिए, तो ये k/2 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से इसमें तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे पैरेलल के लिए k + k किया होगा, जो कि 2k के इक्वल आ गया आपका। और अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो मतलब अगर पहले वाले में n1 बोलूँ मैं इसका, तो n1 = आपने रखा ये होगा यहाँ पे 1/2 पाई √, ये हो जाएगा k/2m। और दूसरे वाले के लिए इसका जो है फ्रीक्वेंसी अगर n2 ले लें, तो 1/2 पाई √2k/, चूंकि k इसके लिए हमारे पास 2k के इक्वल है, ये 2k के इक्वल है, तो 2k/m। और n1/n2 अगर आप रेशियो निकालते हो तो ऑब्वियसली आपको 1:2 का रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द मेटल बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय वुडन बॉब देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? फॉर्मूला आपने देख लिया, फॉर्मूला आप समझ रहे हो यहाँ पे कि जो मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास से इंडिपेंडेंट और फॉर्मूला जो आपने बोला 2 पाई √L/g का टाइम पीरियड के लिए, तो मास से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसमें जो है कोई चेंज नहीं होगा, है ना, मतलब सेम रह जाएगा, सेम रह जाएगा। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इन इज 2 सेकेंड, द टाइम पीरियड ऑफ मास 4m विल बी। क्या होगा 4m वाले का मास? T2 आपका 4 सेकेंड्स का आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि फॉर्मूला आपने यही लगाया T = 2 पाई √m/k, और जो कि यहाँ पे टाइम पीरियड आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स का है। तो अगर t की जगह पे मैं 2 सेकेंड लिख देता हूँ तो 2 पाई √m/k आ जाएगा, है ना। और जो नया टाइम पीरियड हो रहा है आपका, जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 4m की बॉडी को, मास की बॉडी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में ही आप यहाँ पे m की जगह पे, जो m है आपके पास, इसकी जगह पे 4m यूज कर लो, 4m/k हो जाना है। तो जो नया टाइम पीरियड हो रहा है वो हो रहा है 2 × 2 पाई √m/k, है ना। तो दैट मीन्स नया टाइम पीरियड t' जो है वो 2 × इस पूरे की वैल्यू कितनी है, तो इस पूरे की वैल्यू टाइम पीरियड की 2 है थी, तो दिस इज 4 सेकेंड का ये पूरा टाइम पीरियड। यही मेथड आपने भी यूज किया। यस सर। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, देन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाती है, ये ओमेगा इंटू √a² - u², ये होता है। लेकिन u = यहाँ पे आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि v मैक्सिमम पे आपको देखना है। ओमेगा ए होगी ना सिर्फ, वेलोसिटी मैक्स तो ओमेगा ए होती है। बिल्कुल ओमेगा ए, तो ओमेगा ए v = v max ओमेगा ए के इक्वल है। अब देखो, अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दो,
सर ओमेगा ए की जो क्या कहते हैं, ओमेगा ए की जगह तो 2 पाई बाय टी पुट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो v मैक्सिमम जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये v मैक्सिमम यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इसकी जगह पे आपने सही बोला 2 पाई बाय टी पुट कर दो आप, इनटू a ले लो। और सर मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, क्या कहते हैं, मीटर में। बिल्कुल। तो ये आपका, आप कर लो ये 2 पाई/2 टी टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड का है, इनटू एम्पलीट्यूड जो है वो आप यहाँ पे ले लो, 50 दिया हुआ है 50 mm में, तो 50 इंटू 10⁻³ लिख लो, या फिर 50/1000 कर लो, ऐसा कर लो आप। अब आप कैलकुलेट। हाँ सर, एक सेकंड कैलकुलेट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही, 0.157 मतलब 0.16 के अप्रोक्स आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हो यहाँ पे, a horizontal platform with an object placed on it is executing simple harmonic motion in the vertical direction. The amplitude of oscillation is value दी हुई है 3.92 into 10⁻³ meter. What should be the least period of these oscillations so that the object is not detached from the platform? यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मान लो कि ये आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है और ये प्लेटफॉर्म है, नीचे में ये जो पार्ट है आपका ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। अब ये प्लेटफॉर्म अभी ओरिएंटल पोजीशन में है और यहाँ पे मान लो आपने ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है, ये कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी रखा, अब आपको क्या करना है, इसको ऑसिलेट कराना है। तो जब आप ऑसिलेट कराओगे तो हो सकता है ये इस पोजीशन से, ये ऐसा होता हुआ इस पोजीशन तक ऐसा जाएगा, तो इस तरह से एक बार सर्कुलर इस तरह से ऐसा ऑसिलेट करेगा। अगर मान लो ये इस पोजीशन पे आ गया, तो इस पोजीशन पे जिस समय ये आ रहा होगा उस समय आपके प्लेटफॉर्म की पोजीशन कुछ ऐसी रही होगी, ओरिएंटल प्लेटफॉर्म है सर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे नहीं होगा? हाँ वर्टिकल, बिल्कुल ऐसा ऐसा यहाँ तक जा रहा है, इधर भी जाएगा, इधर ऐसा। नहीं, मेरा कहने का मतलब अलग था। बताइए। जैसे आपने बताया कि भाई ये ऊपर और ये नीचे वर्टिकल ऑसिलेशंस हो रहा है। वर्टिकल एक्सीलेशन में जी जब ऊपर में मैं जी की बात करता हूँ, तो जी ऊपर में जी की वैल्यू थोड़ी कम होगी। हाँ, जी माइनस है जी हाँ, और जब ये नीचे नहीं, ए माइनस जी होगी। हाँ, जब और नीचे की तरफ ए प्लस जी होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जी मैक्सिमम होगा यहाँ पे। हाँ जी। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम होगा ना, फोर्स जो मैक्सिमम होगा। हाँ, तो इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम करने का मतलब एक्सीलरेशन जो है आपका वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। हाँ जी। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए फार्मूला क्या होता है एसएचएम में? तो वो फार्मूला होता है आपका, अगर आपने देखा होगा, तो वो एक्सीलरेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ω² इंटू ए, ठीक है। तो ये इसके कहने का मतलब ये जो ω² इंटू ए है वो नीचे आने के समय में ये जी के इक्वल रही होगी, तभी तो ये मैक्सिमम रहा होगा। यही कंडीशन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इसी कंडीशन पे सॉल्व होगा, क्योंकि देखो जी की वैल्यू 9.8 से ज्यादा क्या होगी? 9.8 से ज्यादा नहीं होगी, नहीं होगी। तो नीचे के केस में जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा प्लेटफॉर्म के साथ। यस सर। तो ऐसे मामले में जो ओमेगा की वैल्यू है, जैसे ओमेगा आप लिखते हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 पाई बाय टी इसकी स्क्वायरिंग इनटू 3.92 इंटू 10⁻³ दिस वन इज इक्वल टू जी को मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड आप निकालोगे तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ये हो जाएगा 3.92 इंटू 10⁻³ अपॉन में यहाँ पे 10, दैट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3.92 इंटू 10⁻, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करने की जरूरत है, जो कि आपकी ये इसके लिए इसमें से देखो मैं देखूं अगर 10⁻⁴ को, तो ये बाहर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 10⁻², ये तो क्लियर सी बात है। अब 3.9 मतलब लगभग 4 के इक्वल है, तो ये लगभग 2 हमें ये 2 के इक्वल वैल्यू दे देगा। तो 2 हो गया, 2 2 जा 4 और ये 3.14 4 ये देगा हमारा 6.28 इंटू 2 मतलब ऑलमोस्ट 12.56। राइट। तो
12.56 इसमें से तो दिख रहा है ना हमें, यही है सी वाला ऑप्शन है, तो हम कैलकुलेट पे नहीं बट सर वो 0.12.56 है तो 10⁻⁴ होना चाहिए ना उसके लिए तो। हाँ आप कैलकुलेट करके देखो ना, आएगा ये वैल्यू आएगा, क्योंकि ये 10⁻⁻² आएगा ना बाहर, हाँ तो आ जाएगा। आप तो हमारा तो 12.56 आएगा ना फिर तो। एक बार कैलकुलेट करके देख लो जरा, क्योंकि ये भी तो है ना, पाई की वैल्यू 3.14 ले रहे हो ना। हाँ सर 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, आइए देखते तो हैं। हमने यही कहना कि मतलब जो ओमेगा² ए है मैक्सिमम एक्सेलरेशन को जी के बराबर कर दिया। जी के बराबर, बस ये कंडीशन हो गया इस ठीक क्वेश्चन है। के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे रिप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। अब ये तो देखना पड़ेगा आपको क्या है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। तीसरा है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। और फोर्थ है रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो सर मल्टी करेक्ट है क्या? हाँ? अच्छा नॉट करेक्ट है। सर ए पार्ट है गलत, मतलब आंसर ए पार्ट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए फॉर एसएचएम, अंडर एसएचएम क्या होता है, अभी हमने एक्सेलेरेशन का कंडीशन देखा था, तो कि दिस वन ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे x इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूं तो मतलब ये मीन पोजीशन पे होगा। मीन पोजीशन पे अगर x 0 हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया, तो आप ये समझ लो कि x 0 हो गया तो एक्सेलेरेशन भी 0 हो जाएगा। एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन एट द मीन पोजीशन इज 0, है ना। यहाँ पे जबकि कह रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, यहाँ पे तो 0 होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाले में वही फॉर्मूला, पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, ऑलरेडी जैसे मैंने बोला ना आपको, एक्सेलेरेशन अगर आपको मैक्सिमम एक्सेलेरेशन दिया हुआ हो तो उसमें कुछ हमें लगाना नहीं है, अप्लाई नहीं करना। तो फार्मूला वही वाला जो आपने यूज किया था, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू जी, यही फार्मूला अप्लाई किया और इससे आपने जो टी इसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल ली, जो कि आपके पास 0.612 मतलब 0.61 ऑप्शन में दिया हुआ, ये सही है, बिल्कुल सही। आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी आराम से आप रिप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, द अरेंजमेंट। सर इसमें मुझे ये डाउट रहता है कि तो एक जगह कंप्रेस हो रहा है, एक जगह वो हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, हाँ हाँ, तो सर उसमें कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, कंप्रेस हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें हमें क्या करना है, दोनों स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हमें देखना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा केस है, कंफ्यूजन मैं समझ गया आपका। तो ये आप समझ लो कि ये किस मामला, इसका जो है ये एक सीरीज का है, स्प्रिंग जो है सीरीज में है। इस तरह के स्प्रिंग को देखने के बाद आपको समझ लेना है कि ये सीरीज में है, और सीरीज में आप क्या करोगे, हाँ इस सीरीज में k इक्वल टू k1 प्लस k2 करोगे। यस सर। तो टाइम k1 प्लस k, नहीं सर k1 प्लस 1/k1 प्लस k2 होगा ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ही सुनना चाह रहा था। तो अब आप देखो स्प्रिंग सीरीज में कब होता है, जब एक स्प्रिंग दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होगा तब होगा ना। यहाँ तो ऑलरेडी आपके बीच में तो ब्लॉक है ना। हाँ। इसका मतलब ये क्या है, ये पैरेलल में, राइट। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पैरेलल के लिए फॉर्मूला भी तो पैरेलल के लिए लगाया ना मैंने। तो हाँ पैरेलल का फॉर्मूला है। हाँ, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k1 प्लस k2 होगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को आप 1 बाय में करोगे तो 1/t होती है। हाँ अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m। हाँ हो गया ना, आपका आंसर तो आ गया। ठीक है। अगला तो सर आंसर यही रहेगा, मतलब जैसे अगर इस तरीके का फिगर आते तो आंसर यही रहेगा। बिल्कुल यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। और सर एक और चीज पूछनी थी इसमें कंडीशन एक चीज सिर्फ ये रहेगा, अगर आपकी स्प्रिंग की k की वैल्यू सेम है तो आप 2k बाय m डायरेक्ट लिख पाओगे यहाँ पे। ठीक है। और सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे यहाँ पर काफी बार हो जाता है कि इधर 3 स्प्रिंग है और इधर एक ही है, तो हम लोग ये दोनों भी पैरेलल में रहेंगे ना। हाँ। ये दोनों जो है ये दोनों ही पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, ये भी इसके पैरेलल में होगा। नहीं हाँ ये भी पैरेलल में होगा। तब वैसे में अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो ये भी पैरेलल में होगा, बिल्कुल सही होगा। तो फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। A spring is vibrating with frequency under same mass
if it cut into two equal pieces and same mass is suspended, then the new frequency will be. बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्प्रिंग के कट तो करने k वाला बाई 2 ही क्वेश्चन होगा आता है. ना, जैसे इसको जब k पार्ट्स में कट करते तो k बाई 2 ही होता है. हाँ, के पार्ट्स में अगर आप कट कर रहे हो तो दो हाँ जी. पीस जो बन रही है, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपका आ रहा है वो आएगा 2k का इक्वल. k बाई 2 नहीं, नहीं 2k के इक्वल. k बाई 2 के इक्वल. अब देखो आप खुद से करके वहां पे एक बार अटेम्प्ट कर. ये जो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज थोड़ी हो रहा है. स्प्रिंग कांस्टेंट तो स्प्रिंग की मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना. हाँ सर, बट फिर भी इसको हाफ कर दिया ना. तो जहाँ तक मुझे था कि अगर स्प्रिंग को n पीसेस में डिवाइड करते हैं हाँ, तो उसकी लेंथ तो l/3 होती है, इतना कंफर्म था. लेंथ में आप समझ गया. मैं आपकी लेंथ की बात को मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन स्प्रिंग हाँ. कांस्टेंट में आप स्प्रिंग अगर दो पार्ट में मल्टीप्लाई होता है. हाँ, तो ये 2 into 2 होगा. 2k हो जाएगा. ठीक है, एक पार्ट का 2k हो जाएगा ना. हाँ, ये ठीक है. इक्विवेलेंट वाला हो गया. ठीक है. दोनों स्प्रिंग के लिए इक्विवेलेंट का हो गया. ठीक है. तो आप ठीक है. फ्रीक्वेंसी देखोगे तो ये 1/2 पे 2 पाई अभी √2k/m हो जाएगा फिर, है ना. हाँ जी, तो हम लोग एक के इसके लगाए ना, तो √2 बाई ये हो जाएगा नहीं, 1 देखो ना, √2. तुरंत ये आ जाएगा. इस पूरे को आप क्या बोल रहे हो? ये 1 बाय, देखो ना, आप 1/2 पाई और 2k/m. तो सर इसका आंसर तो यही आएगा, ए पार्ट आएगा. n√2 बिल्कुल n√2. सही. ए पार्ट सही बोला आपने. अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t. If the length of the pendulum is increased by 21%, then the increase in the time period of the pendulum of the increased length is. अब परसेंटेज वाला क्वेश्चन तो ये तो देते ही हैं ये अक्सर. तो परसेंटेज पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टाइम t. इसका टाइम होता है 2 पाई बाय. जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है, t = 2 पाई √L/g. और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा आपका t² = 4 पाई स्क्वायर L/g. अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमें दोनों तरफ अगर लॉग लेते हो आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? इसमें आपको करना पड़ेगा सेम चीज कि इसको ये हो जाएगा 2 log t. दिस वन इज इक्वल टू log ये वाला जो है 4 पाई स्क्वायर. ठीक है, और ये m इंटू n है, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे आप, तो ये प्लस log l, ये एक बार l और नीचे में है इसलिए माइनस होगा यहाँ पे, log l माइनस log g. इस तरह से लिख दिया हमने. ठीक है, अब दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएट कर लो एक बार, जैसे फ्रैक्शनल एरर में हम लोग करते हैं, तो उसी वही मेथड से मैं कर रहा हूँ. तो डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो इसका हो जाएगा ये t है तो 2/t dt दिस वन, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/l dl, और दिस वन इज -0, ये भी कांस्टेंट है, ये भी 0 हो गया. तो यहाँ तक जैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पे. इसके बाद देखोगे आप कि अब dt/t, तो जैसे आपने dl को आपने लिखा 21/100. हाँ. अच्छा. अब देखो यहाँ पे dt, ये dt/t लिख सकते हो ना आप. इसको आप इधर कर दो, ये 2 को आप इधर ले आओ, तो यह क्या लिखोगे आप? 1/2 dl/l. हाँ जी. ठीक है, अब परसेंटेज एरर में जैसे हम लोग करते थे, तो परसेंटेज की बात कर लेते हैं. तो परसेंटेज एरर में हम लोग क्या करते थे? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते, तो इधर 100 कर लिया, इधर भी 100 कर लिया हमने. तो ये कितना हो गया? ये इसका मतलब 0.5% इंक्रीज इन लेंथ, है ना. 0.5% इंक्रीज इन लेंथ, तो हाफ और परसेंट. अब ये देखो, ये फॉर्मूला हर जगह काम कर जाएगा. परसेंट इंक्रीज इन लेंथ कितना था हमारा? तो क्वेश्चन में हमारा परसेंट इंक्रीज इन लेंथ 21 है. 21 था. हाँ जी. मतलब 10.5%. ये एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू दे रहा है. और यही हमारा जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये आप 10 ले सकते हो.
फिर इस तरह का क्वेश्चन है इसमें, सिंपल पेंडुलम वाला। इसमें आप ये हाफ ऑफ टोटल जो परसेंटेज इंक्रीज का है उसको आप ध्यान में रखो, जो वैल्यू आप, ये फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे लगता है आप डायग्राम देख के ही इसको बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सही, इसका पार्ट बी है। आप, मुझे पता था आप डायग्राम देख के ही बता दोगे, तो ये पार्ट बी ही इसका आंसर है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन नंबर, ये भी आप थोड़ा सा, अगर मुझे लगता है डायग्राम देख के इंस्टेंट आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सही, ये सी पार्ट बिल्कुल सही आपको लगता है, ये भी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको भी डायग्राम देख के आप बता सकते हो। मैं पता नहीं चैप्टर से डर क्यों रहा था, आसान नहीं पड़ा। बिल्कुल सही, इसका आंसर भी आपने बी पार्ट बताया, बिल्कुल सही है। वही मैं कह रहा था, आप डायग्राम देख के ये सब क्वेश्चन को आप आराम से बता सकते हो। मैं पता नहीं क्यों जेईई मेन में क्वेश्चन छोड़ के आ रहा था। सर एसएचएम इसमें कौन सा डिनोट करता है पता नहीं सर, ये बता दीजिए। फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या है कि आपको जैसे मैं किसी को भी एक को यहाँ पे उठा लेता हूँ, जैसे पहले वाले को मैं उठाता हूँ यहाँ पे, देखते हैं बाकी आगे देखा जाएगा कि साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, और मेरे को ये देखना है कि एसएचएम के इक्वेशन के फॉर्मेट में ये है या नहीं है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। ये हो गया 1/√2, और ये पहला वाला √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें 1/√2 लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले में, 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा मतलब साइन ए माइनस बी। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये आप लिख सकते हो ना इसको, cos π/4 तो लिख सकते हो ना इसको, और इसको आप sin π/4 लिख नहीं नहीं सकते हो। ठीक है, समझ गया। एम्पलीट्यूड √2 आ गया, हाँ, और √2 आ गया। इसमें फेज डिफरेंस आ जाएगा π/4 का, हाँ, तो माइनस π/4 का। ठीक है, ए पार्ट आंसर हो गया। ओके ओके, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस π/4, ए पार्ट आंसर बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ लार्ज हॉरिजॉन्टल सरफेस moves up and down in SHM with amplitude 1 centimeter. If the mass of 10 kg which is placed on the surface is to remains continuously in contact with it, the maximum frequency of SHM will be। K की वैल्यू इस क्वेश्चन में पता नहीं है आपको, तो यहाँ पे आप एक काम करो, जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो आपने ये अप्लाई किया ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अंडर रूट एक्सलेशन अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। हाँ कैसे? ठीक है, ये भी होता है फॉर्मूला? नहीं, ओमेगा ए इक्वल टू एक्सलेशन मैं लिख रहा हूँ, एक्सलेशन इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही होता है एक्सलेशन का। हाँ, तो बट वो तो उसके होते हैं ना सिंपल पेंडुलम के लिए। नहीं, ये तो मतलब एसएचएम के लिए अप्लाई होता है ना सब में। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बाद निकल जाएगी, आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और एक्सलेशन को फिलहाल मैं स्मॉल ए से लिख रहा हूँ यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिख रहा हूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/2 पाई अंडर रूट k/m। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो ये भी होता है। अब देखो एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास ये है जिसमें a/x लिखा है आपने, और एक होता है k/m का। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, k का वैल्यू चाहिए, आप पूछ रहे थे k की वैल्यू, तो k/m इक्वल टू कितना हो गया, a/x, अगर दोनों को इक्वेट कर लिया गया तो k/a यहाँ पे आप लिख सकते हो k/a इक्वल टू m/x। ठीक है, और इसका मतलब है कि आप इसकी जगह पे m/x को यूज कर सकते हो। तो अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या यूज करोगे, फ्रीक्वेंसी हो गया 1/2 पाई अंडर रूट, अब k की जगह पे m/x में लिख सकता हूँ, m/x अंडर रूट में, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे देखो ये दोनों के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, हमारा ये जो k का मामला है वो सेट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपके पास लिख सकते हो 1/2 पाई अंडर रूट, मास जो है आपके पास जो क्वेश्चन में दी हुई है 10 kg की है, तो मास 10 kg अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास दिया हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है सर, एम्पलीट्यूड है। अच्छा ये एम्पलीट्यूड है, सॉरी। तो x जो है आपका यहाँ पे 10⁻⁻2 लिखोगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर ठीक अगर है। आ गया तो 10⁻³ हो गया, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, 10⁻³ ये अगर अंडर रूट में आ गया, आप कैलकुलेट करके आप देख लो। मुझे लग रहा है ये, इसको ऐसा लिख सकते हो, 10 × 10√2 10√2 बाय 2 10 पाई, into 10। ऐसे लिख हाँ, सकते तो ये हैं। 5 हो गया। हाँ, ये 5 हो जाएगा, और इसका भी निकालोगे आप तो लगभग तो ये 3 पॉइंट समथिंग के साथ जाएगा, तो 3.36 ये मतलब लगभग इसका आएगा, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। 3.16 है ना। हाँ, 1 पॉइंट समथिंग इसकी पाई आएगी। की वैल्यू 3.14 अप्लाई कर लो, तो 3.14 और 3.16 अगर मैं, हाँ बिल्कुल 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे अब देख लेते हैं ये, लेकिन ये तो कैंसिल हो सी रहा है। पार्टी आंसर होगा। 5 क्योंकि ये देखो हाँ, तो ये तो सर कैंसिल 5। हो, बिल्कुल हाँ। तो 5 हर्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है ऑप्शन हमारे पास, 5 हर्ट्ज का फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म which undergoes vertical simple harmonic motion of angular frequency omega. The amplitude of oscillation is gradually increased. The coin will leave contact with platform for the first time. ऑप्शन दिया हुआ है एट द मीन पोजीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। दूसरा ऑप्शन, ये तो मुझे लग रहा है कि आप जैसे अभी हमने डी डिस्कस किया पार्ट था, हो जाएगा इसका। बी पार्ट, बिल्कुल सही बात। तो मुझे पता था इस बार आप छूटते ही बोलोगे। सही बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ में से। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर फंक्शन का अच्छा नॉलेज है तो बड़ा आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अ पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड पाई बाय ओमेगा। दूसरा है अ पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। तीसरा है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड पाई बाय ओमेगा। एंड फोर्थ है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। बिल्कुल सही जवाब, ए पार्ट इसका आंसर है। सबसे पहले इसके ग्राफ को कैसा बनना है वो देख लो आप। ये इस तरह से रेज करेगा ऊपर की तरफ, ऐसा, और निगेटिव में नहीं जाएगा। फिर इस तरह से ऐसा होता हुआ निगेटिव में नहीं जाएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ, और ऐसा होता हुआ ये इस तरह से ग्राफ की मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे तो 0 होगा, इसमें इस जगह पे होगी पाई बाय ओमेगा, और इस तरफ आपका होना है 2 पाई बाय ओमेगा, देन नेक्स्ट में 3 पाई बाय ओमेगा। इस तरह से इसकी एंगल बनती है। ठीक है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो हमारे पास दिया हुआ है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा उसे पॉजिटिव में रहेगा। हाँ पीरियोडिक फंक्शन है। इससे तो साफ पता लग रहा है हर पीरियड इसकी फिक्स है, पीरियोडिक फंक्शन हो गई। ग्राफ से पता लग पीरियोडिक गया। फंक्शन था तो पक्का था, साइन देख के तो पीरियोडिक होगा ये तो पक्का था, बट वो उसका नहीं था, और पीरियड इसकी का जो कैसे होगा। पाई बाय ओमेगा का डिफरेंस है सब में, ये भी आप देख रहे हो, है ना। और हमारा हाँ जी। एसएचएम क्या बोलता है? एसएचएम तो ये बोलता है ना कि भाई पीरियोडिक होने के लिए इसका इस तरह से ही होना चाहिए, पाई बाय ओमेगा का होना चाहिए। जो नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है एसएचएम में? पाई बाय 2 के, पाई बाय ओमेगा की। हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जी। ना। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। आप पूछे फंक्शन इतना रिप्रेजेंट्स, पीरियोडिक है ये आपने पहले ही बोल दिया, लेकिन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड पाई बाय ओमेगा। क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? क्योंकि एक मीन पोजीशन के अबाउट ये रिपीट नहीं हो रही। मीन पोजीशन के अबाउट ये जो फंक्शन है, ये आपको लग रहा है मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट हो रही है? नहीं बिल्कुल पॉजिटिव में जा रही है, इसलिए ये उसको नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए इसको ग्राफ से क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास एक्सिक्यूटिंग ऑसिलेशंस अबाउट द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, इट्स प्रोपोर्शनल एनर्जी दिया हुआ है कि मॉड में x पावर क्यूब, k is positive constant. If the amplitude of oscillation is then amplitude भी a दिया हुआ है, then it's a time period t। टाइम पीरियड क्या होगी इसकी? इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको v इक्वल टू वी एक्स के फंक्शन के फॉर्म में है, जो कि आपके k x पे पावर मॉड x पावर 3 दिया हुआ है। तो आप ये करो कि फोर्स जो होता है ना,
फोर्स का रिलेशन जो होता है इसके साथ, फोर्स इक्वल टू माइनस dv जो x के फंक्शन के फॉर्म में अपॉन dx, ठीक है। तो इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है। और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, देखो जो कि यहाँ पे क्या है आपके पास जो दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है bx फंक्शन की, वो कुछ ऐसी दी हुई है। तो ये हो गया माइनस डी। सर फोर्स ये पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। हाँ, तो ठीक पोटेंशियल है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, मान लो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हो, तो मैं डायरेक्ट हाँ जी डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से आता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 3k मॉड एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही होगा। इसको इक्वेशन 1 यस सर। और जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का होता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन होती है ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे एकदम फिट होती है, क्योंकि आप जब करते हो उसको डिफरेंशिएशन करते हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आपके पास जो एक्सलेशन मिलता है, ये डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो पहले डिफरेंशिएशन में वेलोसिटी और दूसरे में एक्सलेशन मिल रहा है, मतलब ये आपको एक्सलेशन यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो एक्सलेशन मिल रहा है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इसको अगर आप देखोगे तो इसको देखो कैसे देखा जाए, इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स ये कितना हो गया, ये मास है और ये एक्सेलेरेशन है, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन किसके इक्वल हो गया, फोर्स के इक्वल हो गया। फोर्स इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आपके पास आ रहा है। ये दूसरा इक्वेशन अगर आप मान लो, पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कर लूँ तो ये हमारे पास देगा माइनस 3k मॉड एक्स का स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू जो निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3k एक्स अपॉन एम, विच इज इक्वल टू 3k एक्स, मतलब एम्पलीट्यूड हमारा a है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो a अपॉन में m, इसका अंडर रूट आ जाएगा पूरे का। और ये जो x है, x का फंक्शन किस में आपने लिया हुआ है, साइन के फंक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन होता है जो कि साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, यहाँ पे देखना है कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये सब चीज छोड़ दो अगर, तो इसका बोला जाए कि साइन ओमेगा टी पे पावर क्या है, 1/2 है, इस पे पावर 1/2 है, तो इस पे पावर 1/2 है। ओमेगा, अब ये जो ओमेगा है आपका, ये ओमेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, अंडर रूट ए के। यहाँ पे ए है, के और एम कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी ये फंक्शन ले लिया है आपने, तो इसका मतलब ओमेगा जो है, दिस ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1/a, सॉरी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर है, यहाँ पे ऊपर में है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ गया। तो टाइम पीरियड का हमारे से पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, देन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो इसका इनवर्सली होगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 आ जाएगा। हाँ, तो ए पार्ट आ गया ना, बे पार्ट आ गया, मतलब बे पार्ट हो गया। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट। ठीक है सर। इस क्वेश्चन में 19 को भी डायरेक्ट देख के हम आंसर बता सकते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी के साथ स्मॉल ऑसिलेशन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अभी आपने क्या देखा, x इक्वल टू ए साइन, और यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2π/t लिख सकते हो आप, 2π/t इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी जो होता है इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए यूज करते हो आप। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे t डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम स्मॉल t, अगर मैं इंस्टेंटेनियस टाइम t/4 की बात कर लूं, तो t/4 मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो 2π/t है, अंदर में लिया हुआ है आपने 2π/t, और स्मॉल t की जगह पे t/4 अगर आप इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, t और t कैंसिल, 2 2 जा 4, मतलब π/2 का वैल्यू आ जाएगा। अब π/2 पे जो साइन का फंक्शन होगा, अगर मैं साइन का ग्राफ भी यहाँ पे बना लूं तो इस तरह से बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखो आप π/2 मतलब ये 90 डिग्री, ये रहा, ये इस पॉइंट पे π/2, इस पे ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो t/4 का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगी, तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये है, एम्पलीट्यूड ए ये है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है π/2 पे,
ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब आप कर लो a अपॉन टाइम की जगह पे t/4, जो कि ये हमने अप्लाई किया है t/4। तो a अपॉन t/4 मतलब 4 ऊपर चला जाएगा 4a/t, तो 4a/t जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुझे थियोरेटिकल लग रहा है। जैसे कि अ पेंडुलम इज स्विंगिंग इन एन एलिवेटर, इट्स पीरियड विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन द एलिवेटर इज इसमें एलिवेटर क्या होगा, ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मूविंग अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड, मूविंग डाउनवर्ड्स एट कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का वही अप्लाई कर लो, 2π√L/g का, है ना, ये L टाइम पीरियड के लिए। जी में जैसे नीचे जाते टाइम g-a हो गया, ऊपर जाते टाइम g+a हो गया, तो मतलब नीचे जाते टाइम सबसे ज्यादा होगा पीरियड। बिल्कुल, मतलब एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जब जाएगा एलिवेटर, नीचे की तरफ जब जाएगा तो जो एक्सेलरेशन होगी वो a-g होगी। हाँ, तो वैसे केस में नेट g-a सही, g-a बिल्कुल सही, g-a, क्योंकि g तो मैक्सिमम रहा होगा ना, तो g-a एक्सेलरेशन जो हो रही होगी उस समय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हो, वो g-a ही रही होगी। तो टाइम पीरियड जब एलिवेटर नीचे की जाएगा तब उस समय ग्रेटेस्ट रहा होगा, वहां पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहा होगा उस समय के केस में, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ये ऑप्शन आपका सही है। इफ A is the area of cross section of the spring, L is the its length, E is the Young's modulus of material of the spring, then the time period and force constant of the spring will be respectively। उसके सबके बीच का रिलेशन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इस ऑप्शन में से। अभी यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, E = होता है F × L अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा L, जहाँ की डेल्टा L जो आपको पता ही है कि एक्सटेंशन, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगी, क्योंकि स्प्रिंग अगर शुरू में ऐसा रहा होगा तो बाद में इसकी एक्सटेंशन हो गई होगी, तो ये डेल्टा L से इंक्रीज कर गई होगी इसकी लेंथ। तो यहाँ से उसके बाद F अगर आप निकालना चाहो तो F = आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा E × A × डेल्टा L अपॉन में L, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या बताता है भाई, देखिए हुक्स लॉ ये बोलता है कि F = K × डेल्टा L। अब ये सेकेंड वाला हो गया, फर्स्ट और सेकेंड दोनों F को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को आप कंपेयर कर लो। तो K × डेल्टा L, दिस वन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा EA डेल्टा L अपॉन में ओरिजिनल लेंथ L, और यहाँ से K = आपका जो डेल्टा L है, डेल्टा L कैंसिल हो रहा है, तो EA अपॉन में एक्चुअल लेंथ L। अब टाइम पीरियड का मामला है, तो टाइम पीरियड आपको यहाँ पे यूज कर लो, टाइम पीरियड 2π√m/k होता ही है, तो आपने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ से अब आपके पास k की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। तो 2π√m और k की वैल्यू आप अगर आप रख रहे हो नीचे, तो नीचे EA आ जाएगा और L आपका ऊपर चला जाएगा m के साथ, तो ये आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है यहाँ पे आप देख के बता दो। ml EA 2π इतना, और k की वैल्यू जो आपने निकाली है, k की वैल्यू है E × A/L, तो E × A/L, ये वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन। को क्वेश्चन नंबर 22 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है, मतलब एक ऐसा पेंडुलम आप बनाते हो जिसकी लेंथ कुछ ऐसी हो जिसका टाइम पीरियड ऑक्सीलेट कराने पे 2 सेकंड ही मिले। स्फेरिकल बॉब इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, हैज मास दी हुई है 50 ग्राम्स की। दिस इज नाउ इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सॉलिड सेम रेडियस बट हैव डिफरेंट मास 100 ग्राम्स। 100 ग्राम में चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। ए पार्ट आंसर है, बिल्कुल, मुझे पता था आप यहाँ पे देरी नहीं करोगे। ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्यों एक पार्ट बोला आपने? इसमें फर्क नहीं पड़ता ना पेंडुलम में। सही बात, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट ऑन द मास। सही बात। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
A particle executes SHM of simple, इसकी एम्पलीट्यूड दी हुई है 25 सेंटीमीटर की एंड टाइम पीरियड 3 सेकेंड. व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन द 2 पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन. जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास इक्वेशन है ना, y इक्वल टू आप मान ले लो, एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हो r sin ओमेगा t का, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस के अलोंग ले लिया और डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर का है, तो इसकी जगह पे 12.5 रख लो और एम्पलीट्यूड जो दी हुई है 25 सेंटीमीटर की है, तो सब सेंटीमीटर में है तो आप 25 ही रख लो, 25 रख लिया इनटू साइन. अब यहाँ पे आपको देखना है कि भाई जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा तो आप 2 पाई बाय टी आप यहाँ 2 पाई बाय टी, लेकिन यहाँ पे टी कितना है देखो, टाइम पीरियड है मतलब टी ही है ये, तो 3 सेकेंड का 2 पाई बाय 3 रख लो इनटू स्मॉल टी, इंस्टेंटेनियस टाइम हमें पता नहीं, ये तो हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे इस तरफ लाके डिवाइड करते हो, 12.5 को डिवाइड करते हो इससे, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा, कितना आएगा, एक सेकंड चेक कर रहा हूँ. 1/5, 1/2, 1/5, हाँ 1/2, 1/2. हाँ जी हाँ जी. यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 2 पाई बाय 3 इंटू टी. और 1/2 किसके इक्वल है, तो आप कह सकते हो ये साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री के इक्वल है ना. सो साइन 30 डिग्री को मैं पाई 1/5 नहीं होगा, 1/2 होगा, 1/5 होगा ना. नहीं भाई, मेरे 12.5 25 हो जाएगा. ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, मैं कुछ और सोचा था. तो ये साइन पाई बाय 6 हो गया, इसका मतलब 30 डिग्री का मामला है, 1/2 साइन 30 पे मिलता है, मतलब पाई बाय 6 हो गया है रेडियन के फॉर्म में, और ये हो गया साइन पाई बाय 3 इंटू टी. और मुझे यहाँ से टी जरूर मिल जाएगा, मुझे लगता है, क्योंकि पाई बाय 6 किसके इक्वल होना है, 2 पाई बाय 3 इंटू टी के इक्वल होना है. तो अब यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे टी इक्वल टू पाई बाय 4, पाई से पाई गया 3/2 पाई, ऐसे लिख सकते हो. 1/4 आ रहा है, पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 2 जैसे बिल्कुल सही. 1/4 आ रहा है, 1/4 सेकंड मतलब 0.25 सेकंड. हाँ जी, ठीक है, ऑप्शन में है ही. अब नया टाइम पीरियड जो हो गया, अब नया टाइम पीरियड ऑन आइदर साइड, ये कह रहा है कि ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन के किसी दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो नया टाइम पीरियड जो आपको मिलेगा वो कितने का मिलेगा. यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, 2 पॉइंट्स के, तो इसका मतलब 2 इंटू 0.25, क्योंकि अगर आप ऑसिलेट कर रहा है 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस दी हुई है ना जी सर, जिसका टाइम पीरियड ये बता रहा है, तो इसको डबल कर लोगे तो ये आपके पास लगभग 0.5 सेकंड का हो जाएगा फॉर आइदर साइड. जी ठीक है सर. फर्स्ट ऑप्शन. 24 है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अंडरगोज SHM ऑफ द टाइम पीरियड t इज गिवन बाय xt, जो है वो xm cos ओमेगा t प्लस phi. द पार्टिकल इज at x equal to minus xm at time t equal to 0. The particle is at x equal to plus xm. अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इंस्टेंटेनियस टाइम का आंसर क्या होना चाहिए. 0.5 भी होगा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि बात ये हो रही है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम टू राइट पोजीशन ना जी, तो वो 0.5 टी आएगा, बिल्कुल आएगा 100%. भी आप इसका रिप्लाई कर सकते हो आराम से. अगर देखा जाए, द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट कांस्टेंट स्पीड इज, अब इसमें से ऑप्शन देख के बताना है. बिल्कुल सही बात, एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है, रिपीट तो करेगा, टाइम पीरियड तो फिक्स होगी उसकी, लेकिन वो SHM में सर सी पार्ट कह रहा था. नहीं मैंने ए पार्ट होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं उसका कि अगर मान लो अर्थ आप ले लेते हो, अर्थ के सराउंड में बहुत सारी ऐसी बॉडी है जो रिवॉल्व करती रहती है, तो रिवॉल्व करेगी तो उसमें क्या होगा, आपको क्लियर सी बात है यहाँ पे कि देखो ये एक बार चक्कर तो लगा लिया ऐसा घूम के पूरा. हाँ जी, टाइम पीरियड फिक्स है, क्योंकि हर जितनी भी सैटेलाइट है वो अपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिपीट मारेगी उसको. लेकिन मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेशन होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप इस पोजीशन पे हो, फिर इधर इस पोजीशन पे, फिर इधर से ये नहीं हो पा रहा है इसके साथ. पर सर जैसे जब हम लोगों ने जैसे 11th में डेरिवेशन करते हैं, तो उसमें तो SHM की डेरिवेशन तो सर्कल से तो निकालते हैं. हाँ बिल्कुल
सर्कल से ही निकालते हैं, लेकिन वो सर्कल पे हम पूरे जितनी भी रोटेशन हो उसको समझने की कोशिश करते हैं इस सर्कल से। इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्कल हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोड 26, अ चाइल्ड स्विंग सिटिंग पोजीशन स्टैंड्स अप, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने देखा भी होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे टाइम कम लगेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही आपको पता है कि 2 √L/G होता ही है। तो L इफेक्टिव जो होगा उसका, वो L इफेक्टिव क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर L इफेक्टिव G डिक्रीज करता है तो फॉर्मूला जैसे L/G का होता है, तो अगर ये L डिक्रीज कर रहा है तो जैसे ही वो बच्चा खड़ा होगा, है ना, तो L इफेक्टिव उसका क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे केस में ये भी डिक्रीज होगा। पहले ज्यादा स्ट्रेन था क्योंकि नीचे में सर पूरा का पूरा जोड़ नीचे पड़ रहा था। यस सर। अब जो है पूरा का पूरा जोड़ इस पे नीचे नहीं पड़ रहा है, तो अब क्या कर रहा है कि इफेक्टिव लेंथ पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी लेस हो गई। इफेक्टिव लेंथ जैसे ही लेस होती है तो उसका क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 27, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम ऑफ सिंपल हार्मोनिक जो उसकी एसएचएम की जो एम्पलीट्यूड है 0.1 मीटर की है। When the particle passes through the mean position, its kinetic energy is 8 into 10⁻³ joule. Obtain the equation of the motion of the particle if this initial phase of oscillation is 45 degree. बहुत बार जैसे मैंने बताया आपको, बहुत बार क्वेश्चन को आंसर्स देख के भी इंस्टेंटली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए 45 डिग्री है जो फेज एंगल का मामला है, तो 45 π/4 तो सब में दिए रखा है हमारे पास। पर सर एक चीज मुझे ये पूछनी है, तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो कि 0.2 का एम्पलीट्यूड बता रहा है, हमारे पास एम्पलीट्यूड 0.1 का दिया हुआ है। हाँ सर, बाकी मैं कर रहा हूँ 2 सेकंड देखिए। ओमेगा, तो अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? आप सिंपल सा एक काम कर लो। देखो आपको 2πt हो सकता है। वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा ए, ये तो आपको पता है, ठीक है। हाँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो mv² मतलब v की जगह पे आप ओमेगा² a² लिख सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास दी हुई है 8 into 10⁻³ की, तो दिस वन इज इक्वल टू 8 into 10⁻³। हाँ जी। और अब सबकी वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी है, तो हाफ मास कितना है, मास 0.1 kg। ओमेगा ए की वैल्यू सर 0.4 आ जाएगी, ओमेगा ए की। हाँ, अब ओमेगा² और इंटू 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये सेम चीज आप यहाँ पे अप्लाई करो, 8 into 10⁻³। अब आप इसको सॉल्व करो तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास, सर ए की वैल्यू कहाँ से आई? एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये वाला एम्पलीट्यूड ओमेगा ए। हाँ। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो अब आपको इतने के बाद कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको साफ पता लग रहा होगा जी भाई ये 0.1 है, 4 वाला है। हाँ जी, पहला वाला है, जिसको कह सकते हो आप। यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आप देखो, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ स्फेरिकल hollow ball filled with water. A plugged hole near the bottom of the oscillating bob gets suddenly unplugged. During observation, till water is coming out, the time period of oscillations would, option देख सकते हो, first decrease, then increase to the original value, first increase, then decrease to the original value, increase towards a situation value, remains unchanged. एक में क्या किया आपने, फुल कंप्लीटली यहाँ पे वाटर से फिल्ड कर रखा है, ठीक है। दूसरे में क्या किया आपने, थोड़ा यहाँ सेंटर है, इसे थोड़ा सा ऊपर तक यहाँ पे फिल्ड कर दिया। और तीसरे में है ही नहीं, ठीक है। उसमें तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है ना, अगर हाफ ग्रेजुअली डिक्रीज ही हो रहा है। मैं उसको इस वे में दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है इस वे में। तो फर्स्ट केस में ये कह रहा हूँ, सेकंड केस ये कह रहा हूँ, और थर्ड केस में ये मान रहा हूँ। उसके बाद मैं टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट केस में जो सेंटर ऑफ मास जो होगा लिक्विड का, और जो हॉलो पोर्शन है कहाँ पे, एल पे जो हॉलो पोर्शन है, तो ये पहले नीचे की तरफ जाएगा। तो इसकी लेंथ जो होगी, जो भी एल अगर लेंथ रही थी, तो एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। अब वाटर को जब आप ड्रेन आउट कर रहे हो, थोड़ा सा वाटर ड्रेन आउट हो गया, तो ऐसे में सेंटर जो होगी, सेंटर चेंज हो जाएगी। पहले का सेंटर बिल्कुल सेंटर में था, अब सेंटर थोड़ा चेंज हो जाएगा। बात को समझ लेना इस बात पे।
मतलब व्हेन वाटर टोटल वाटर, अब टोटल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जब थोड़ा सा ड्रेन आउट हुआ तो उसका सेंटर चेंज हो गया। अब टोटल वाटर जब ड्रेन हो जाएगा तो इसकी लेंथ, एक्चुअल लेंथ एल रह जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी। तो टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो केस देख रहे हो, इसमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा टाइम पीरियड, क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि फर्स्ट वाले में आपने देखा कि ये इसकी लेंथ एल प्लस डेल्टा एल से इंक्रीज कर गई। उसके बाद इसका सेंटर थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ये थोड़ा सा अब यहाँ पे नहीं रहा, ये नीचे चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखना है। तो इसका इस केस में क्या हो रहा है कि इसके लिए इसमें लेंथ भी थोड़ी सी डिक्रीज कर रही है, तो ये थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा, और लास्ट वाले का टाइम पीरियड सबसे कम होगा, है ना। तो डिक्रीज में तो एक ही ऑप्शन है। अब क्लियर कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगी, देन डिक्रीज करेगी। एल कम हो रहा है ना, तो रूट एल बाई जी। हाँ, अच्छा, पहले जब पानी भरा तब भी एक सी वो है, एक कंडीशन वो है। बिल्कुल। हाँ, का है रेजोनेंस इज एन एग्जांपल। किस रेजोनेंस का एग्जांपल? तो फोर्स वाइब्रेशन का। हाँ, यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन में देखा जाता है, ठीक है ना। हालांकि हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क देखते हैं, लेकिन वो एसएचएम का पार्ट है। फ्री वाइब्रेशन भी एसएचएम का पार्ट है। डैम्प्ड वाइब्रेशन ये भी ऑसिलेशंस में है कि डैम्प्ड और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, लेकिन रेजोनेंस जो होता है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन में होता है। 29 का क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन ही आपको दे रखा है, y = 2, इतना इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है। अब ये जो है, ये तो आपको पता है कि ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी अगर आप करोगे तो dy/dt कर लो, तो डिफरेंशिएशन कर लिया तो वेलोसिटी निकल जाएगी। तो ये हो गया 2 × π/2, देखो 2 × π/2, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट t का कॉफिशिएंट बाहर आ जाता है, और अंदर में वही चीज रह जाएगी cos πt। तो मतलब डबल डिफरेंशिएट करके देखेंगे ना इसको, तो सिंपल से, क्योंकि एक्सीलरेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है ही नहीं। देखो अब कर लेते हैं, d2y/dt इक्वल टू ये हो जाएगा π²। चलो π/2 होगा ना, π/2 रहेगा ना। हाँ, कर दिया ना, π², पाई का स्क्वायर भी तो होगा, ब्रैकेट में π/2 ही रहेगा। हाँ, ब्रैकेट में वही आ जाएगा। साइन में अब ये कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, πt/2। सर मैं वो नहीं कह रहा, यहाँ पे ये कह रहा हूँ, हाँ π/2। हाँ, ये π²/4 हुआ ना, ये π²/2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, π²/2 के इक्वल हो गया ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सारी चीजों का एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डूइंग एसएचएम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का केस है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन में जो साइन की पॉजिटिव 90 डिग्री होगी, जो कि 1 का देगा पहले, तो π²। आप इसमें से जो ऑप्शन है आपका देख सकते हो।